ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, एज यू कैन सी हियर, कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है। इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक and its derivative is continuous at all points inside on a simple closed curve C, then integration along that closed path of the function f z is 0। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है और कंटिन्यूअस है उसका डेरिवेटिव, तो ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। ये कॉशी का इंटीग्रल थ्योरम है और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो जो एनक्लोज्ड हमने लिया है, सपोज ये हमारा सी कर्व जो था उससे हमने रीजन को एनक्लोज कर लिया है, और ये जितना भी रीजन है इस पूरे रीजन को हम आर बोल देते हैं। सो लेट द रीजन एनक्लोज बाय द कर्व सी बी आर। देन एफ जेड हमारा कितना है, यू प्लस आयोटा वी है। z कितना होता है, x प्लस आयोटा y होता है। तो dz कितना हो जाएगा, dx प्लस आयोटा dy। तो हमें इस चीज को जीरो प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें वही रखना है जो हमें प्रूव करना है। तो एफ जेड की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले u प्लस आयोटा v, और फिर dz की वैल्यू रखते हैं विच इज दिस वन। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा u dx माइनस v dy, और आयोटा वाले पार्ट को अलग कर देते हैं। ओके, नाउ बाय ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन थ्योरम जो है वो आपको मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होगी। ओके, मैं ग्रीन थ्योरम की एक बार आपको बता देती हूँ ग्रीन थ्योरम होती क्या है। वैसे आप लोगों ने इसका डेरिवेशन कर रखा है। ग्रीन थ्योरम हमारे पास होती है, सपोज डेल एम अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एल अपॉन डेल वाई, और ये यहाँ पे है डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू क्लोज कर्व अलोंग द क्लोज लूप एल डी एक्स प्लस एम डी वाई। ठीक है, ये ग्रीन थ्योरम हमने अप्लाई, तो हमारे पास ये गिवन है। ये हमें अभी क्या मिला है, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई। तो यहाँ से अपन ये वाली फॉर्म में आएंगे, तो ग्रीन थ्योरम अप्लाई अपन ने यहाँ पे करी है। सो ये जो हमें मिल रहा है यहाँ पे यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, इसकी जगह तो आ जाएगा हमारे पास ये, और यहाँ पे है वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, वहां पे आ जाएगा ये। ठीक है, ग्रीन थ्योरम मैंने बता दिया आपको। सी आर इक्वेशन यूज करेंगे। सी आर इक्वेशन का मतलब है कि माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स जो कि यहाँ पे मिला है, इसको रिप्लेस करेंगे इससे, और डेल वी बाय डेल वाई जो यहाँ पे मिला है इसको रिप्लेस करेंगे इससे। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट कर दिया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिल रहा है जीरो, हेंस प्रूफ्ड। तो ये हमारे पास है कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। करेक्ट। If there is no pole inside and on the contour, then the value of the integral of the function is zero। इसका हम यूज करेंगे इस नोट का, कि अगर हमारे कंटूर में सेलेक्टेड रीजन में कोई पोल है ही नहीं, तो उसके लिए जो इंटीग्रेशन हमने निकाला है वो जीरो ही रहेगा। सो फाइंड द इंटीग्रल वेयर सी इज द, जो कंटूर जो क्लोज पाथ में गिवन है वो मोड z इज इक्वल टू हाफ। अब मोड z इज इक्वल टू हाफ का मतलब कौन सा सर्कल होगा, मोड ऑफ z माइनस जीरो इज इक्वल टू हाफ। आपको पता होता है ये होता है सेंटर ऑफ द सर्कल, ये होता है रेडियस। तो रेडियस कितना लगाना है, हाफ, और सेंटर कहाँ पे रखना है, ओरिजिन पे सेंटर है, और हाफ रेडियस का सर्कल है तो यहाँ देख सकते हो हाफ है, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास माइनस का 1/2 है, यहाँ पे आपके पास प्लस का 1/2 है, यहाँ पे आपके पास माइनस का 1/2 है। करेक्ट। हमें जो इक्वेशन गिवन है उसका हमें पोल निकालना है जो कि डिनोमिनेटर को जीरो करके मिलता है। तो z प्लस वन को जीरो करेंगे तो z इक्वल टू माइनस वन आ रहा है। अब क्या z इक्वल टू माइनस वन हमारे रीजन में आ रहा है, लेट्स चेक। तो डायग्राम को देखो, तो z इक्वल टू माइनस वन रियल एक्सिस पे आएगा क्योंकि आयोटा तो लगा हुआ नहीं है, तो वो देखो यहाँ पे है। तो ये जो रेड कलर का डॉट है ये है z इज इक्वल्स टू माइनस वन, और ये हमारे सर्कल में नहीं है। सो द गिवन सर्कल विथ सेंटर z इक्वल टू जीरो एंड रेडियस 1/2 डज नॉट एनक्लोज एनी सिंगुलैरिटी। दैट इज वाई फ्रॉम कॉशी इंटीग्रल थ्योरम हमारा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपने आप जीरो हो जाएगा। सो इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सो ये हमारा जीरो आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन इसका समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम नंबर वन हमने कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर टू।
इवेल्युएशन करना है इस इंटीग्रेशन का। सर्कल है जिसका सेंटर है 1 पे, रेडियस है 1 पे, तो सॉरी सर्कल है सर्कल -1 पे है क्योंकि z+1 होता है और यहाँ पे हमारे पास में एक्चुअल में होता है z-a, तब a जो होता है वो सेंटर होता है, तो यहाँ -1 होगा। सो -1 पे तो हमारे पास में उसका सेंटर होगा, रेडियस उसकी 1 होगी, तो इधर तो देखो इधर आओ 1 पे चलेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये हमारा जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0। तो ये सर्कल अब ड्रॉ करेंगे तो ये इधर मिल जाएगा यहाँ तक करेक्ट, और ये वैल्यू आ जाएगी -2, 0 और ये हमारे पास 0, 0। अब हमारी सिंगुलैरिटीज कैसे पता चलेगी, तो वो हमें डिनोमिनेटर को 0 करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो धराचार्य फॉर्मूले से हम इसके पोल्स निकालेंगे और पोल्स हमारे सॉरी इसके रूट्स निकालेंगे। वो आ रहे हैं -1 प्लस -2 आयोटा, मतलब एक तो है -1 + 2 आयोटा और एक है -1 - 2 आयोटा। तो रियल एक्सिस पे हमारे पास में यानी कि जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है -1 एंड 2 और एक कोऑर्डिनेट है -1 एंड -2। तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेंगे हमें, सो ये हमारे पास में देख लीजिए यहाँ पे मिल रहा है एक तो यहाँ पे। इसमें क्या है, इसमें x एक्सिस पे तो -1 है तो ये बिल्कुल -1 के ऊपर हो जाएगा, तो ये देखो -1 तो x कोऑर्डिनेट हो गया और y एक्सिस पे 2 पे जा रहा है तो y एक्सिस पे 2 पे है, तो एक तो हमें यहाँ मिल रहा है और एक हमें पोल यहाँ पे मिल रहा है, तो हमारे सर्कल से दोनों बाहर हैं। सो द गिवन सर्कल विथ सेंटर z = -1 एंड रेडियस यूनिटी डज नॉट एनक्लोज एनी सिंगुलैरिटी, दैट इज वाई बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम दिस इंटीग्रल इज 0। तो सॉल्व ही नहीं करना है। प्रॉब्लम नंबर 3, ये सर्कल गिवन है ये, तो सबसे पहले ये सर्कल ड्रॉ करो। अब सर्कल मैंने बता दिया है और पोल हमारे पास डिनोमिनेटर को 0 करने से आएगा -1 आएगा जो कि हमारे सर्कल के बाहर है, तो हमारा ये वाला 0 हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 4 है वो हमारे पास में, सबसे पहले अपन पोल निकालते हैं। तो यहाँ पे पोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओके सो पोल हमारे पास में यहाँ पे पोल ऑफ ऑर्डर आएगा करेक्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ओके ओके इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन। सी जो है इस बार जो लूप हमें दिया है, इट इज एन स्क्वायर विद वर्टिसेस एट 1 + आयोटा, 2 + आयोटा, 2 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। तो सबसे पहले अपन को कोऑर्डिनेट प्लेस करने हैं। तो हमारा बेसिकली ये है 1, 1 XY प्लेन में, ये 2, 1, ये है 2, 2 और ये है 1, 2। तो XY प्लेन में ये 4 पॉइंट बना लीजिए। सो ये हो जाएगा 1, 2, ये हो जाएगा 2, 2, ये हो जाएगा 2, 1 और ये हो जाएगा 1, 1। तो इन चारों को हमने मिला लिया तो ये हमारे पास में जो भी स्क्वायर है रेक्टेंगल जैसा भी बन रहा है वो बन गया है। अब हमें पोल निकालने हैं तो डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, तो यहाँ पे z+2 की पावर 3 है, इसका मतलब z+2 को जब 0 करेंगे तो z की वैल्यू -2 आ रही है, लेकिन क्योंकि उसकी पावर 3 है तो ये जो पोल है वो ऑर्डर 3 का होगा। पावर में जो भी होता है वो ऑर्डर होता है पोल का। इसी तरह से z² + 4 को 0 करेंगे तो सिंपल पोल मिलेंगे हमें +-2 आयोटा। अब हमें -2 को लोकेट करना है, -2 हमारा ये रहा, रेड कलर के डॉट से मैंने बना रही हूँ, -2 यहाँ पे आ गया और +-2 आयोटा, तो प्लस का 2 आयोटा हमारे पास यहाँ है और माइनस का 2 आयोटा यहाँ पे है। इट मीन्स हमारे पास कॉची इंटीग्रल थ्योरम से हमारे रीजन के अंदर कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने अभी तक सिंपली कनेक्टेड रीजन में हमने किया है। अब देखो एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम टू मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। मल्टीपल कनेक्टेड रीजन क्या होता है, if fz is analytic in some region R between two simple closed curve C1 and C2, यानी कि हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक है दो कर्व के बीच का रीजन, कर्व C1 जो कि बाहर वाला सर्कल दिख रहा होगा और कर्व C2 जो अंदर वाला छोटा सर्कल दिख रहा होगा, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, कंटिन्यूअस है, बीच में ब्रेकेज नहीं है। इन दोनों के बीच का जो रीजन है, बीच के रीजन को मैं ब्लू कलर से शेड कर देती हूँ, हमारा फंक्शन सिर्फ वहां वहां एनालिटिक है। तो देखो ये वाला फंक्शन, ये यहाँ पे जो है, ये वाला जो है केवल ये हिस्सा जो कि C1 और C2 के बीच का है, ये रीजन में हमारा फंक्शन एनालिटिक है। तो उस कंडीशन में थ्योरम क्या कहती है कि fz dz की वैल्यू C1 के अलोंग निकाल लो, C1 को पूरा सर्कल लेके, और fz dz की वैल्यू निकाल लो C2 के अलोंग, और ये दोनों इक्वल होंगे। सो हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो प्रूव करते हैं चलिए।
प्रूव करने के लिए वापस अपन इसको इरेज कर देते हैं और हम एरो लगाएंगे कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं अपन। तो देखो हम एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो C1 पे तो जब हम चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें पाथ को कवर करना है तो आप ध्यान से एरो को अगर देखें तो जब हम C2 पे आते हैं तो हम घड़ी की दिशा में आ जाते हैं। यानी C1 पर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, चलते चलते जब हम पाथ पे जाएंगे तो C2 पे क्लॉकवाइज आ रहे हैं। करेक्ट। सो द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज अलोंग AB। हमें A से लेके B तक आना है, हमारा A से लेके B तक आना है और हमें जो है शुरू करना है। तो अगर अपन देखें तो द कर्व C2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, C2 में क्लॉकवाइज आ रहे हैं और C1 में हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। ये मैंने बता दिया आपको। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टोटल इंटीग्रेशन था, हमारा टोटल इंटीग्रेशन इस तरह से था, मुझे वापस नहीं जाना है। यहाँ पे A था और यहाँ पे B था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टोटल इंटीग्रेशन में ये हमारा C1 था और ये हमारा C2 था। तो हमें यहाँ पे 4 तरह के पाथ मिल रहे हैं। ए से ले हम अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो देखो ए से लेके बी तक आएंगे। ये जो बी पॉइंट है बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे बी पॉइंट होगा और यहाँ पे बिल्कुल ए पॉइंट होगा, क्योंकि ऊपर की लेंथ और नीचे की लेंथ बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर वाले पाथ पे ए से बी जा रहे हैं और नीचे वाले पाथ पे लौटते टाइम पे हमें बी से ए आना पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए से बी चलते हैं, हमारे पास में ए से बी चलते हैं। मैं पाथ को रेड लाइन से कवर करती जाती हूँ। तो हम इस पाथ पे गए, करेक्ट, ए से बी। सो ए से बी हमने सॉल्व कर लिया। ए से बी के बाद में हमारे पास में हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे तो C1 आया। C1 से हमने ये इंटीग्रेशन ले लिया। उसके बाद हम B से A पे गए। अब B से A पे हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने जो लिमिट है वो ले ली है BA, सो हमारे पास BA वाला पार्ट आ जाएगा। और फिर हम C2 पे जा रहे हैं और क्योंकि C2 पे हम एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो वो माइनस साइन के साथ में आ जाएगा C2। और अब हमारा पूरा लूप हो जाएगा और हमने कौन सा रीजन कवर कर लिया, ये वाला रीजन पूरा हमारा हो गया। और ये एनालिटिक है तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम से ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि A और B था और यहाँ पे हमें B और A मिला है, फंक्शन सेम है। A से B में जो वैल्यू मिलेगी, सपोज x मिली है तो B से A में हमें माइनस x मिलेगी। तो ये वैल्यू अगर हमारे पास x आएगी तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस x आएगी यूजिंग सिमिलैरिटी, क्योंकि इंटीग्रल के जो लिमिट्स है वो सेम है, फंक्शन सेम है। तो हमारे पास केवल C1 और C2 बचा, तो माइनस का C2 प्लस का C1 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ जाएगी और यहाँ से C1 C2 के इक्वल हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो ये हमने प्रूव कर लिया। तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले पे चलते हैं। इफ fz इज एनालिटिक ऑन अ क्लोज कर्व C and A is any point within C, then f of A is given by this। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो हमें डायग्राम में देखिए, हमें सबसे पहले एक कर्व दिया है C, ठीक है, और fz इस C कर्व के अंदर एनालिटिक है और A कोई पॉइंट है जो कि C के अंदर है, तो A पॉइंट यहाँ पे है हमारा। तो हमें प्रूव करना है कि f ऑफ A ये होगा। सो कंसीडर द फंक्शन, हमें फंक्शन कौन सा दिया है, ये दिया है ना यहाँ पे, तो हम फंक्शन यही लेंगे। कंसीडर दिस फंक्शन विच इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स विद इन C। तो C कर्व जो बाहर वाला सर्कल है इसके अंदर हमारे पास हर जगह फंक्शन एनालिटिक है एक्सेप्ट एट पॉइंट z इक्वल टू A। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि z इक्वल टू ए पे हमारा पॉइंट, हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो हम z इक्वल टू ए के चारों तरफ एक छोटा सा सर्कल बना देंगे, करेक्ट, C1 वो C1। तो ये C1 सर्कल हमने बना दिया a को सेंटर रखते हुए, a को सेंटर रखते हुए हमने C1 बना दिया। तो हमारा फंक्शन जो है इस पूरे रीजन में एनालिटिक हो गया, इस पूरे रीजन में एनालिटिक हो गया, क्योंकि जो सिंगुलैरिटी आ रही है वो तो C1 के अंदर जा रही है, C1 और C2 के बीच के रीजन में नहीं जा रही है। तो हमारा फंक्शन जो है नाउ इट इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन C एंड C1। तो कॉशी इंटीग्रल का अभी जो फॉर्मूला पड़ा था वो हम लगा सकते हैं यहाँ पे, कौन सा, कि C1 पे जो हमारा fz dz होगा, C1 पे वो हमारा C2 पे fz dz के बराबर होगा, क्योंकि C1 C2 के बीच में फंक्शन हमारा एनालिटिक है, करेक्ट। तो हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम C पे fz z माइनस a ये निकालते हैं, ओके। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं।
ओके, थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन वी हैव, ये हम क्या करेंगे इसमें, तो कौशी ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन से हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो लार्जर सर्कल वाले को अगर अपन C2 बोलते हैं और इनर सर्कल वाले को C1 बोलते हैं तो इनका इंटीग्रेशन सेम ही आता है, करेक्ट। हमने देखा था अलोंग द C1 इज इक्वल्स टू अलोंग द C2। C2 हमारा लार्जर सर्कल है, तो लार्जर सर्कल की बजाय हम जो स्मॉलर सर्कल है उस पे वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि आंसर तो सेम आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में C लिखा हुआ है क्योंकि C बड़ा वाला सर्कल था, लेकिन हमने कॉची इंटीग्रल थ्योरम से अभी भी प्रूव किया है कि जो बड़े वाले सर्कल की वैल्यू आएगी मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए हमारे पास ये C1, ये स्मॉलर सर्कल था, इसकी वैल्यू वही आएगी जो लार्जर सर्कल की आएगी। हमें लार्जर सर्कल पे वैल्यू निकालनी है तो हम स्मॉलर सर्कल पे कैलकुलेट कर लेते हैं, वो लार्जर के इक्वल होगी, करेक्ट। तो जो C है दिस इज बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे इनको नाम दे देती इस तरह से, अगर मैं नाम दे देती दिस इज C2 एंड दिस इज C1, तो हमें कहा गया है कि C2 के अंदर वो है, तो ये हम C2 पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, C1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो C है, यहाँ पर C लिखा हुआ है, उसकी जगह हम केवल C1 पे ये वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन एज इट इज रखा है, नीचे C की जगह मैंने C1 कर दिया है कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से, जहां पर कैपिटल C जो है वो C2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और C1 की जगह C1 ही है। चलिए, इफ एफ जेड में हम माइनस का एफ ए और प्लस का एफ ए ऐड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम एफ जेड माइनस एफ ए वाले पार्ट को तो अलग से लिख लेंगे और इस वाले पार्ट को एलसीएम के साथ में अलग से लिख लेंगे और एफ ऑफ ए बाहर आ जाएगा। अब हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, सेकेंड टर्म को रहने दो एक बार, लीव इट, सिर्फ इस पे फोकस करो, करेक्ट। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ जेड क्या होगा, हमने जो सर्कल माना था उस सर्कल पे ध्यान से समझना। हमें ये बड़ा वाला सर्कल दिया हुआ था, करेक्ट, और ये छोटा वाला सर्कल हमने माना था, एक तरह से सर्कल माना था। ए पॉइंट हमने ये लिया था, ये हमारा C1 था, ए पॉइंट हमने लिया था, तो हमने ए पॉइंट पे अपना सेंटर माना था। तो Z माइनस ए इज इक्वल्स टू रेडियस, सपोज इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, जो भी इसकी रेडियस होगी मान लीजिए Z माइनस ए जो भी है, हमारा सेंटर आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हम Z माइनस ए को क्या देखो, पोलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नॉर्मली क्या होता है, Z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा होता है, करेक्ट। बट क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो ओरिजिन पे ना होके ए पॉइंट पे है, तो हमने एक तरह से ओरिजिन को ए पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया है। तो जब शिफ्टिंग करते हैं ओरिजिन की, तो हमने 9th 10th में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे Z की जगह कितना आ जाएगा, Z माइनस ए आ जाएगा, और वो हो जाएगा आर ई की पावर आई थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ये कंडीशन में बता देती हूँ आपको, तो यहाँ पर देखिए Z माइनस ए इज इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा हो जाएगा। और अगर अपन Z, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है तो R तो सब डायरेक्शन में सेम रहेगा, केवल थीटा चेंज होगा, तो केवल थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे Z की जगह आ जाएगा dz, ए का हो जाएगा 0, आर एज इट इज रह जाएगा, और ई की पावर आई थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे हम z की जगह पुट करेंगे। अब हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखिए z माइनस ए इज इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा है, तो यहाँ से z की वैल्यू निकालो, तो ये इधर आके प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो z लिखा हुआ है उसकी जगह हमने रख दिया a प्लस आर ई की पावर आई थीटा, माइनस एफ ऑफ ए सेम टू सेम रखा। z माइनस ए हमें कितना मिला, तो यहाँ से देखिए z माइनस ए किसके इक्वल था, आर ई की पावर आई थीटा, जो कि हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और यहाँ पर dz था, dz की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। सो आर ई की पावर आई थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हमने रख दिया, क्योंकि सर्कल के अंदर थीटा की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जा सकती है, 2 पाई तक जा सकती है, तो थीटा की लिमिट हमारे पास 2 पाई तक चली जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, ये हमारे पास आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रखा है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इसमें कंडीशन देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास हमें जो ए पॉइंट लिया है उसके बाहर वाला जो सर्कल लेते हैं अपन C1, वो बिल्कुल उस पॉइंट ए के, मतलब ए को टच करता हुआ होना चाहिए, इतना छोटा होता है। तो इसकी जो रेडियस हमने आर ली है वो आर टेंस टू 0 करेंगे, तो आर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एफ ऑफ ए मिलेगा, यहाँ पर भी एफ ऑफ ए मिलेगा, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी 0। अब मैं बाकी टर्म को रिमूव करती हूँ क्योंकि मुझे वापस ये चीजें चाहिए। इस टर्म की वैल्यू तो हमें 0 मिल गई, ठीक है।
अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ये जो पार्ट था, सबसे पहले हमने इसको कहा था, इसी को हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे देखो तो इसकी वैल्यू तो हमें क्या मिल गई, 0, करेक्ट। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसमें एफ ऑफ ए को तो एक बार एज इट इज रहने दो, इंटीग्रेशन वाले पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने ये इंटीग्रेशन ले लिया अलोंग द C1, dz की वैल्यू जो यहाँ से पुट करी थी, dz ये रहा, dz अपन ने वही रखा है, और z माइनस ए की वैल्यू भी मैंने वहीं से रखी है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बचेगा आई डी थीटा, 0 से 2 पाई लिमिट रखेंगे, इसका आंसर आ गया 2 पाई आई। अब ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 जो है उसको मैं सही से लिख लेती हूँ। इक्वेशन 1 के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में था सी एफ जेड जेड माइनस ए और डी जेड, ये वैल्यू थी हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हमें मिल गई थी 0, और अभी अभी अपन ने देखा कि इस पूरे टर्म की वैल्यू हमें क्या मिली है, 2 पाई आयोटा, तो इसको हटा के यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई आयोटा। तो ये इक्वेशन जो है यहाँ पर देखो हमें मिल गई, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गया है ये, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म 0 था, प्लस एफ ऑफ ए 2 पाई आयोटा। अब यहाँ से एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ ए हमारे पास ये मिल गया, एंड दिस इज द कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है। सो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम पता चल गई, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला पता चल गया। नाउ कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। सो हमें ये प्रूव करना है, if a function is analytic in a region R, then its derivative at any point of R is also analytic in R and is given by this term. So ये थ्योरम का स्टेटमेंट है और ये हमें प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो हमें इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से जानते हैं कि z इक्वल टू ए पर एफ ऑफ ए होता है। इस पूरे फंक्शन को, इक्वेशन नंबर 1 को a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, a के रेस्पेक्ट में, ध्यान रहे। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, एफ प्राइम है, हम a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, z के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। सो जो टर्म a पे है केवल उसी पे डिफरेंशिएशन लगेगा, और हम क्या करेंगे, 2 पाई आयोटा तो कांस्टेंट रहेगा, इस बार आपका एफ ऑफ जेड और डी जेड ये भी कांस्टेंट की तरह रहेंगे, क्योंकि हम ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो एफ जेड एज इट इज है, डी जेड एज इट इज है, हमें डिफरेंशिएशन करना है ए के रेस्पेक्ट में। तो डेल बाय डेल ए कर दिया 1 बाय जेड ए, तो डेल बाय डेल ए और 1 अपॉन जेड माइनस ए। तो 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस 1 अपॉन और ये x का स्क्वायर, लेकिन a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसके आगे माइनस का साइन है, तो इसलिए एक माइनस और आएगा तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। सो हमें ये मिल जाएगा, इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर। सो ये आ गया आपके पास में एफ प्राइम है। सिमिलरली एफ प्राइम डबल प्राइम में करेंगे तो ये आ जाएगा, एफ एनथ डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये था डेरिवेटिव के लिए। मोरेरा थ्योरम हमारे पास सिलेबस में है नहीं, ठीक है, सो हम नहीं करेंगे, और कॉशीज इनइक्वालिटी भी हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वो भी हम नहीं करेंगे। लेट्स सी इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये लिवली थ्योरम भी नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस है हमारे पास में। पाइथन इंटीग्रल थ्योरम भी हमारे पास में नहीं है, ये भी हमारे पास में नहीं है। ओके, हमें यहाँ से प्रॉब्लम शुरू करनी है हमारे कॉशी इंटीग्रल थ्योरम की। ओके, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। वही 8-10 प्रॉब्लम अपन करेंगे, उसके बाद क्या आप कर लेना। प्रूव दैट ये 2 पाई आई के इक्वल है, वेयर सी इज द सर्कल दिस। तो सबसे पहले हम इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे, z माइनस ए इज इक्वल टू आर, तो यहाँ a 0 पे हमारा सेंटर हो जाएगा, और ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है, करेक्ट। और कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से हमें ये पता चल गया, करेक्ट। अब हमें यहाँ पर वैल्यू देखो, वैल्यू हमें पुट करनी है। अब यहाँ पे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, अगर हम कंपेयर करें तो जस्ट अ मिनट, हमें कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। बहुत सिंपल सी बात है, हमें जो गिवन है वो इंटीग्रेशन ये गिवन है, डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फॉर्मूले में अगर LHS को कंपेयर करें, तो अगर मैं एफ जेड की वैल्यू 1 पुट कर लूं तो हमारे पास ये वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा,
तो हम क्या करेंगे कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में एफ जेड को 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर एफ जेड 1 हो तो सो इफ एफ जेड इज इक्वल्स टू 1 देन फ्रॉम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा आ जाएगा डी जेड जेड माइनस ए, राइट साइड आ जाएगा 2 पाई आयोटा। अब देखो एफ ऑफ ए, अगर एफ ऑफ जेड में की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू चाहे आप कुछ भी रखो, राइट हैंड साइड में z है ही नहीं, तो जब z की जगह आप a रखोगे तब भी आपको f ऑफ a कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, बिकॉज f ऑफ z इज अ कांस्टेंट, तो z की जगह a रखने से भी आपको 1 ही मिलेगा। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो ये हमारे पास हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। सो देखो यही प्रूव करना था, है ना, 1 रख दिया और ये हमारे पास आ गया। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल वेयर c इज द इलिप्स दिस, तो गिवन इलिप्स जो है पहले ड्रॉ करेंगे, तो ये आपको पता है इसको एक्स स्क्वायर बाय उसमें लेके आ जाएंगे और जो भी है, सो वर्टिकल इलिप्स होगा ऑब्वियसली हमारे पास में, एक्स इसको इस फॉर्म में लेके आ जाना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो इस फॉर्म में अपन लेके आएंगे, तो हमारे पास ये इलिप्स बनेगा। पोल कहाँ पे है, नीचे क्या है 1/z, तो जब z इज इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन डाइवर्ज हो जाएगा, तो हमारा जो सिंगुलैरिटी है वो यहीं पे आ रही है, करेक्ट, सेंटर पे ही आ रही है, तो c तो बाहर रहेगा ही रहेगा हमारा लूप, और सिंगुलैरिटी को एनक्लोज करने वाला सर्कल C1 हमने अंदर, यानी कि इस बार ये बाहर वाला सर्कल है विच इज C1 और ये हमने अंदर वाला ले लिया विच इज C2, और ये सेंटर पे हमारा पोल आ रहा है, करेक्ट, तो सिंपल पोल हमें मिल रहा है z इक्वल टू 0 पे। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम में फंक्शन हमारे पास क्या था, इवेल्युएशन में देखो एक बार, हाँ 1/z cos z dz हमारे पास है ये cos z अपॉन z और dz, ये हमारा फंक्शन है। तो हमारा फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है cos z अपॉन डैश z, कॉची इंटीग्रल थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या कितनी होगी, कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमारे सॉरी फॉर्मूला हमारे पास था एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। अब क्योंकि हमारा पोल 0 पे है, तो पोल हमारा 0 पे है तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और जो भी फंक्शन हमारा लिया है हमने वो हमारा फंक्शन 0 पे है, तो इसमें हमारा फंक्शन देखो नीचे नीचे वाले टर्म को नहीं इंक्लूड करते, ऊपर जो dz के साथ में है वही हमारा f ऑफ z होता है, तो dz के साथ में कितना है cos z, तो हमारे केस में f z कितना है cos ऑफ z, और f ऑफ a जब निकालना पड़ेगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा cos 0, तो राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा देखो 2 पाई आई, फंक्शन कितना है cos z, कैलकुलेट कहाँ करना है z इक्वल टू 0 पे, तो cos 0 कितना होता है 1, तो राइट हैंड साइड हमारा 2 पाई आ जाएगा विच इज रिक्वायर्ड द इंटीग्रल। नेक्स्ट आपका ये है इवेल्युएट करना है और सर्कल ये गिवन है, तो हमारे पास फंक्शन ये आ जाएगा, पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो पोल 1 और 2 आएंगे, पोल को 1 और 2 में कर लिया, तो जो 2 है हमारा सबसे पहले सर्कल के अंदर कौन सा आ रहा है, क्योंकि सर्कल हमें कौन सा गिवन था, सर्कल हमारे क्वेश्चन में गिवन है z माइनस टू इज इक्वल टू 1/2, तो सर्कल हमारा z माइनस टू इक्वल टू 1/2, तो मोड ऑफ z माइनस टू इक्वल टू 1/2, तो रेडियस 1/2 की होनी चाहिए लेकिन सेंटर 2 पे होना चाहिए, सेंटर भी 2 पे आ रहा है और हमारा पोल भी 2 पे आ रहा है, तो इस 1 से हमें कोई लेना देना, कोई खराब बात नहीं है, सो हमें सिर्फ इस 2 से खतरा है, तो हमारा जो फंक्शन है सबसे पहले हमने उसको इस फॉर्म में लिखा, ओके, और क्योंकि हमें 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इस z माइनस 1 को इस z के साथ अगर लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और नीचे केवल z माइनस 2 रहने देंगे, तो नीचे केवल z माइनस 2 रहने दिया, अब ये हमारा पूरा हो गया f ऑफ z, करेक्ट, तो हमारे इंटीग्रल थ्योरम हम लगाएंगे यहाँ पे, थ्योरम फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो फॉर्मूले में हमारा क्या है 2 पाई आयोटा एज इट इज लिखना है और f ऑफ a निकालना है, अब f ऑफ z हमारा अब क्या हो गया z अपॉन z माइनस 1, लेकिन इसको कैलकुलेट कहाँ पे करना है पोल के ऊपर, पोल हमारा क्या है z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 2 पे इसको कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया और ये हमारा आ गया 4 पाई आयोटा, ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब मैं बस ज्यादा डिटेल से नहीं करवाऊंगी, सो हमें ये इंटीग्रेशन दे रखा है और ये सर्कल दे रखा है, सबसे पहले ये सर्कल आप बनाइए, ये सर्कल बना लिया,
डिनोमिनेटर को 0 कीजिए, पोल निकालिए, जहां जहां पे पोल है एक तो यहाँ पे मिल रहा है और एक आपको सेंटर पे, सो हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे जो -1 वाला दे रहा था उसको ऊपर भेज दो, तो जो z+1 है इसको ऊपर भेज देते हैं ताकि वो FZ में इंक्लूड हो जाए, जो दिक्कत कर रहा है केवल उसको नीचे रखेंगे, तो हमारा ये f(z) हो जाएगा इस बार, करेक्ट। और z इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करना है, तो 2 पाई आयोटा और इस फंक्शन को z इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करो, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इवेल्युएशन इसका करना है, और z+3 आयोटा इज इक्वल टू 1, तो ये सर्कल ड्रॉ करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो सर्कल हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब ये सर्कल कैसे आता है वो ड्रॉ कर लेना, क्योंकि मैंने बता दिया है आपको सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, और हमारे जो पोल्स है वो डिनोमिनेटर को 0 करके आपको निकालना है, तो मैं पोल्स दिखा देती हूँ। पोल्स हमारा z इक्वल टू 0 पे है और एक -पाई आयोटा पे है, तो -पाई आयोटा जो होता है, और हमारा जो है एक 0 है और एक -पाई आयोटा है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो वैल्यू पुट करके देख लेना। तो एक तो हमारा 0 पे पोल आ रहा है और एक पाई आयोटा, तो 0 वाले पोल की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी टेंशन है, तो जिसकी टेंशन नहीं है उसको ऊपर भेज देते हैं न्यूमरेटर में, करेक्ट। तो जिसकी टेंशन नहीं है 0 वाले की उसको ऊपर भेज दिया और नीचे वाले को एज इट इज रखा। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, 2 पाई आयोटा से और 1/z को -पाई आई पे कैलकुलेट करना है, ये आ गया। ये भी दिक्कत नहीं है, 10 वाला फंक्शन है, साइन बाय कॉस है, और z इक्वल टू 2 वाला सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। पोल हमारे पास आता है नीचे वाले फंक्शन को 0 के इक्वल करके, तो कॉस z जब 0 होता है तो इसकी वैल्यू होती है z इक्वल टू -पाई/2 पाई/2 3 पाई/2, तो हमें केवल सर्कल के जो अंदर आ रहे हैं उनकी टेंशन है, तो -पाई/2 और पाई/2 अंदर आएंगे, 3 पाई/2 बाहर चला जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो पोल हमारे अंदर आ रहे हैं, सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें दो लूप बनेंगे, एक हमें C1 सर्कल बनेगा पाई/2 के ऊपर और C2 सर्कल बनेगा -पाई/2 के ऊपर, और दोनों पे हमें निकालना पड़ेगा, तो हमारा जो ये है दो इंटीग्रेशन में टूटेगा C1 और C2, ठीक है। C1 की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई आयोटा लेंगे, और हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है cos z है उसको तो हम अवॉइड कर देते हैं, और वो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन सिर्फ कितना है, ऊपर का है साइन z, और उसको कैलकुलेट किस पे करेंगे, z इज इक्वल टू पाई/2 पे, नेक्स्ट वाले में -पाई/2 पे कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये इवेलुएट करना है, सर्कल दिया है, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ किया है और नीचे z+1 है, इसका मतलब -1 पे यहाँ पे सर्कल बनेगा, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है z+1, इसलिए क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, बाकी फंक्शन ऊपर रहेगा, तो e की पावर -z को z इज इक्वल टू -1 पे कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे देखो पोल निकालना है, 1 और 4 है, तो 4 वाली दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको न्यूमरेटर में भेज देना और इसको डिनोमिनेटर में ही रखना है, तो 4 वाले को ऊपर भेज दिया, दिक्कत नहीं थी, नीचे वाले को रखा है, और ये आंसर हमारे पास आ गया कॉची इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है। 28 हमारे पास ये है और सर्कल ये गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ f3 f प्राइम 1 माइनस आयोटा f डबल प्राइम, ये बहुत इजी है, दिक्कत नहीं करेगा, तो सबसे पहले सर्कल बनाओ। अब देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बेसिकली कैसा सर्कल है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सो ये सेंटर क्या है, 0 0 पे सेंटर है, और रेडियस कितनी है, 2 है आपके पास, तो यहाँ पे हमने इसका मतलब मोड ऑफ z इज इक्वल टू 2, ये हमारा सर्कल है, तो ये यहाँ पे बना रखा है मोड ऑफ जेड। अब फर्स्ट हमें क्या है, हमारे पास कौन कौन से पोल हैं, पोल के लिए हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें गिवन है ये z-3 है यहाँ पे, है ना, तो z-3 है, तो कौन सा पोल हमारा अंदर z, ओके हमारे पास यहाँ पे कुछ अलग दिया हुआ है क्या, ओके फर्स्ट वाला कैलकुलेट कहा जा रहा है हमारे पास में, ओके 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 ओके, हमारे पास यहाँ पे था क्या, ओरिजिनली हमारे पास z1 था, ठीक है z1 ही रखते हैं। फर्स्ट केस में f(3), यानी z की जगह हमें z1 की जगह, सॉरी ये z1 की वैल्यूज है, यहाँ पे z1 लिखा है ना, इस z1 की जगह वैल्यू पुट करना है 3, तो ये 3 हो जाएगा, और ऊपर वाला टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगा, तो पोल हमारे पास कितना आ रहा है, z इक्वल टू 3, और z इक्वल टू 3 जो है वो हमारे सर्कल से बाहर है, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम से ये फंक्शन जो है इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, और f(3) जो है वो भी आपको 0 मिलेगा, क्योंकि f(3) जो है वो ये था, f(3) हमारा ये था। सेकेंड में जो z1 है वो 1 माइनस आयोटा है,
तो यहाँ पे z1 जो है वो अपन लेंगे, तो 1 माइनस आयोटा कहाँ पे है, इस जगह है, क्योंकि इसमें 1 और -1 है, ये हमारे सर्कल के अंदर आ रहा है, तो 2 पाई आयोटा, और हमारा ये है f ऑफ z, इसके अंदर आपको पुट करना है z की जगह 1 माइनस आयोटा, बस पुट करना है, तो सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आंसर। ठीक है, और एफ जेड आ जाएगा आपके पास में, तो जैसे ही आपके पास में एफ जेड आता है उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे निकाला हुआ है, डिफ्रेंशिएशन के अंदर पुट कर देना, तो सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले में भी इसी तरह से आ जाएगा आपके पास में, है ना। इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन ओवर पाथ z इक्वल टू 2, तो सर्कल ड्रॉ कर लिया सबसे पहले, डिनोमिनेटर को 0 करके पोल निकाल लिए, दोनों पोल अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो एक तो ये वाला पार्ट होगा और एक ये वाला पार्ट होगा, इन दोनों को अलग अलग कर लिया हमने। ओके, अलग अलग करने के बाद हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये पहले मल्टीप्लीकेशन में थे, z माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय z प्लस आयोटा, फिर फ्रैक्शन मेथड लगाया, बाय फ्रैक्शन मेथड से हमने इस फंक्शन को अलग अलग में किया है, सो एक फंक्शन हमारा ये आ जाएगा, एक फंक्शन हमारा ये आ जाएगा, इस पे कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ हमारा पोल कितना आ रहा है, प्लस का आयोटा आ रहा है, ठीक है, सो ये z इक्वल टू आयोटा आ रहा है, z इक्वल टू आयोटा में हमारा फंक्शन क्या है, e की पावर z है, तो e की पावर z कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ माइनस आयोटा पे है, तो माइनस आयोटा पे कैलकुलेट करना है, बस ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सेकेंड मेथड पे हमें जाना ही नहीं है। सेकेंड मेथड, एक मिनट, सेकेंड मेथड पे हमारे पास में क्या है, हाँ सेकेंड मेथड ज्यादा इजी है, सेकेंड मेथड समझ लो, ये हमें गिवन था, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, तो हमारे पास में सर्कल में सबसे पहले वाले में एक बार z प्लस आयोटा जब प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, तो उसको ऊपर भेज दो, तो वो ये मिल जाएगा, और नीचे z माइनस आयोटा लिखा, और जब z माइनस आयोटा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो उसको ऊपर भेज दो और z प्लस आयोटा, फिर हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, कि जो z माइनस आयोटा है, ऊपर वाला जो फंक्शन है, उसको हमें माइनस आयोटा पे कैलकुलेट करना है, और सेकंड वाले को प्लस आयोटा पे, क्योंकि हमारे सर्किल के अंदर 2 सर्कल थे, हमने पहले इसको कंसीडर किया, तब हमने सोचा ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, फिर हमने इसको कंसीडर किया, तब हमने सोचा ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम नहीं है उसको हमने ऊपर भेज दिया और उसको एफ जेड में काउंट कर लिया, तो ये सेकंड मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा थोड़ा मैं फास्ट जा रही हूँ, बट यू कैन डू इट। अब हमारे पास में है इवेल्युएशन इसका है, और सर्कल है हमारा ये, तो हमारे पास ये है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को 0 करके हम पोल्स निकालेंगे, सो हमारे पास पोल्स आ रहे हैं प्लस माइनस आयोटा, तो हमारे पास में, ओके, जब हमारे पास में पोल यही आ रहे हैं, तो हमने 4 पोल्स क्यों लिए हैं, शो दैट दिस, ओके, z इक्वल टू 3 रेडियस का सर्कल हमने निकाला, और ये इन्होंने गलत प्रूफ कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि द पोल्स आर डिटरमाइंड, हमारे पास पोल्स तो सर्कल के अंदर आएंगे, दोनों पोल्स, z इक्वल टू आयोटा एंड z इक्वल टू आयोटा, ये हमारे पास में दोनों सर्कल के अंदर है, इसमें इसमें गलत पिक्चराइजेशन किया है, यहाँ नहीं करना है, पोल हमारा आयोटा पे बनेगा यहाँ पे, और माइनस आयोटा पे, क्योंकि रेडियस हमारे पास 3 है, तो रेडियस है जो बहुत लंबी होगी, 3 तक जाएगी हमारे, मतलब ये यहाँ तक 3 आना चाहिए, यहाँ पे -3 आना चाहिए ना, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा, एनीवेज हमारे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करें, उससे पहले इस बार मैं सेकंड वाले मेथड से आपको करके बता देती हूँ। सेकंड वाले मेथड में हम इसको क्या करेंगे, e की पावर zt, सेकंड वाले मेथड से देखो करते हैं, e रेस टू पावर zt अपॉन z प्लस आयोटा एंड z माइनस आयोटा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये हमारा सर्कल था, करेक्ट, यहाँ पे हमारा आयोटा है, तो एक सर्कल को मानो सी, उस टाइम पे ये जो माइनस आयोटा है वो हमें दुख नहीं दे रहा है, करेक्ट, तो z इज इक्वल्स टू आयोटा हमारा पोल है, उसको हमें हटाना है, z इक्वल टू आयोटा, तो ये हमें दिक्कत दे रहा है, तो इसको ऊपर ले जाओ, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा जेड टी अपॉन जेड माइनस आयोटा, और नीचे आ जाएगा z प्लस आयोटा, तो हम इस पोल की बात कर रहे हैं, z इक्वल टू आयोटा। अब हमारा पोल जो है ये हमारा z इक्वल टू आयोटा पे है ना, तो ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, हमारा पोल जो है वो z इक्वल टू आयोटा पे है, z इक्वल टू आयोटा पे है, तो हमें दिक्कत कौन देगा, z माइनस आयोटा दिक्कत देगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, करेक्ट, अब समझना ना, यस, तो हमारा ये हो जाएगा फंक्शन z, तो 2 पाई आयोटा, और हमारा जो एफ जेड है विच इज जेड टी
अपॉन z प्लस आयोटा, इसको हमें कैलकुलेट करना है किस पे कैलकुलेट करना है, आयोटा पे, क्योंकि z इक्वल टू आयोटा था ना हमारा पोल, तो z इक्वल टू आयोटा पे कैलकुलेट करना है। बस ये आप निकाल लेना। सिमिलरली सेकंड वाले में क्या करेंगे, 2 पाई आयोटा, फंक्शन हमारा हो जाएगा जेड टी अपॉन जेड माइनस आयोटा, तब हम कैलकुलेट करेंगे z इक्वल टू माइनस आयोटा पे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करके आप वही देखना जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, ये आएगा e की पावर टी आई, और वो हो जाता है साइन टी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा ये देखिए, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल वेयर द सर्कल, सर्कल को ड्रॉ करना मैंने बता दिया था, डिनोमिनेटर को जीरो करके पोल ले लेंगे हम प्लस माइनस वन पे, दोनों ही पोल हमारे अंदर आ रहे हैं, सो इस तरीके से नहीं करेंगे, हम करेंगे जो सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड इस बार मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देती हूँ आपको। सेकंड मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक C1 को लेते हैं, तब हम बोलते हैं ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारी प्रॉब्लम नहीं होता है उसे हम ऊपर भेज देते हैं। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन जो है वो हो जाएगा, देखो dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन, दैट कैन बी रिटर्न एज dz अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा z प्लस वन, और ये z माइनस वन। सो पोल क्या क्या आ रहे हैं, वन और माइनस वन पे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, 2 पाई आयोटा, और जब एक बार इसको ऊपर भेजेंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस वन, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम z इज इक्वल टू माइनस वन पर, सॉरी z इक्वल टू प्लस वन पे, क्योंकि हमने ये वाला पोल डिस्टर्ब कर रहा था, और ये वाला पोल क्या वैल्यू ले रहा था, z इक्वल टू वन पे, प्लस 2 पाई आयोटा, सेकेंड वाले में z इक्वल टू माइनस वन वाले को ऊपर भेजेंगे, तो वन फंक्शन हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस वन, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो पोल यहाँ से मिलेगा, विच इज z इज इक्वल टू माइनस वन, दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो आंसर आपके पास आ जाएगा, वो शॉर्ट तरीका है, सो देख लो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये इक्वेशन देखो, सर्कल तो आपको ड्रॉ करना आता ही है, पोल हमें तीन मिल रहे हैं, 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2, 0 तो यहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, तो 2 की तो हमें चिंता बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए 2 तो ऊपर जाएगा ही जाएगा सब में। लेकिन हाँ, ये मेरे तरीके से किया हुआ है अब, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले दो पार्ट में तोड़ दिया इसको, z इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू वन में, एक में इस z को ऊपर भेजेंगे, ठीक है, और z माइनस टू तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं उनको ऊपर भेज देते हैं। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हमारे पास में जैसे z इक्वल टू जीरो लेंगे, है ना, z इक्वल टू जीरो लेंगे तो उसको नीचे रखेंगे, और बाकी जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं उनको ऊपर भेज दिया, तो हमारा ये फंक्शन हो गया पूरा, दिस इज एफ जेड, प्लस सेकेंड वाले में z माइनस वन वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको नीचे रख लेंगे और बाकी फंक्शन को ऊपर भेज देंगे। अब कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो 2 पाई आयोटा, ऊपर जितना भी फंक्शन दिया हुआ है, और किसकी वजह से दिक्कत आ रही थी, इस पोल की वजह से, z इक्वल टू जीरो, तो z इक्वल टू जीरो पे कैलकुलेट कर लिया, इसमें किसकी वजह से दिक्कत आ रही थी, z इक्वल टू वन, तो z इक्वल टू वन की वजह से कैलकुलेट कर लिया, बस सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया। अब ये आप खुद करना, अब खुद करना सीख गए होंगे, सो एग्जाम्पल 33 है हमारे पास में, देखो z प्लस वन का स्क्वायर है, तो माइनस वन और प्लस माइनस टू आएगा, तो हमारे पास में हाँ ये देखो, प्लस माइनस टू आयोटा सर्कल के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि z इक्वल टू 10 रेडियस का सर्कल है, ठीक है, और माइनस वन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन उसका ऑर्डर 2 है, तो उसका क्या करना है वो हमें देखना है, क्योंकि ये जो माइनस वन है ये सेकेंड ऑर्डर का पोल है, जबकि प्लस माइनस टू होता है सिंपल पोल होते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा एक्सप्रेशन ये था, सबसे पहले जब हमारा z प्लस वन प्रॉब्लम कर रहा है, जब हमारा हम इस पोल के अराउंड लेंगे, इस पोल के अराउंड लेंगे, तो ना तो ये हमें कोई इशू कर रहा है, ना ये कोई इशू कर रहा है, और ये पोल किसकी वजह से आए थे, जेड स्क्वायर प्लस फोर की वजह से आए थे, तो जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है उसको ऊपर भेज दो, तो हमने इसको ऊपर भेज दिया, तो हमारा ये फंक्शन बन गया, ठीक है, और इसको नीचे रहने दिया, और इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या था कि हमारे पास में नाउ बिकॉज नीचे सेकेंड ऑर्डर का पोल है, जब सेकेंड ऑर्डर का पोल होता है तो यहाँ पर एफ ऑफ जेड की बजाय एफ प्राइम जेड लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं जेड इक्वल टू माइनस वन पे,
करेक्ट। सेकेंड ऑर्डर के पोल में ऊपर एफ प्राइम जेड लेंगे। सो देखो डी बाई डी जेड किया हुआ है, हमारा फंक्शन लिखा हुआ है और उसको जेड इक्वल टू -1 पे सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये आपको ऑर्डर ऑफ पोल का समझ में आ गया। सिंपल पोल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पोल के लिए हम क्या करेंगे, I2 निकाला अपन ने। सिंपल पोल हमारे पास दो है, सिंपल पोल हमारे पास दो है, Z-2 आयोटा और Z+2 आयोटा। करेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे Z+2 आयोटा दिक्कत नहीं करेगा तो उसको ऊपर भेज देंगे और जो दिक्कत करेगा उसको नीचे रख लेंगे। सो हमारा फंक्शन तो ये हो जाएगा और जो दिक्कत कर रहा है उसके ऊपर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। तीसरे पे प्लस वाले को नीचे रख लेंगे और माइनस वाले को ऊपर भेज देंगे और -2 वाले को कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट में I1 + I2 + I3 तीनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास में है, इसको सॉल्व करना है इस सर्कल पे। सर्कल अब आप ड्रॉ करना और Z³ -1 जो है उसको उसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हमारे पास Z-1 का स्क्वायर। और इसमें ये 9th-10th के अंदर फॉर्मूला पढ़ते हैं तो यहाँ से तो हमें क्या मिल रहा है 1,1 यानी सेकेंड ऑर्डर का पोल मिल रहा है 1, वो हमारे सर्कल में आ रहा है। और सेकेंड जो हमें मिल रहा है यहाँ पे वो एक्चुअल में हमारे उससे बाहर जा रहा है, सर्कल से बाहर जा रहा है। सर्कल से बाहर जाने की वजह से हमें उसमें कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड वाले पोल की हमें चिंता नहीं करनी है, सिर्फ सेकंड ऑर्डर के पोल की चिंता करनी है। सो इसको हम क्या करेंगे, हमारे ये फंक्शन था इसको पहले दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और ये वाला जो था वो हमारा पोल इसकी वजह से जो आ रहे थे वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे थे तो इसको ऊपर भेज दो तो ये ऊपर चला गया और यहाँ पे ये हो गया। अब इस फंक्शन का हमें क्या करना है, डी बाई डी जेड करना पड़ेगा क्योंकि नीचे स्क्वायर लगा हुआ है। तो डी बाई डी जेड करेंगे और Z=1 पे कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके। नाउ ये हमें करना है और इस पे करना है। सो ये आप खुद कर सकते हो। Z² -1 है तो +-1 दो डिफरेंट है और जो सर्कल है वो सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, -1 तो आ नहीं रहा तो -1 नहीं आ रहा यानी Z=-1, इसका मतलब Z+1 जब ये इधर आएगा तो Z+1 जो है वो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है इसलिए इसको ऊपर भेज दिया, मतलब ऊपर आ गया और Z-1 नीचे रखा और यहाँ पे सॉल्व कर लिया, विच इज वेरी इजी। 36 ये सेम है अलग अलग रेडियस के सर्कल के लिए। तो ये अब आप कर लेना। अब ये 36 में दिखा देती हूँ। 36 इजी है, दैट यू कैन डू। अलग अलग रेडियस के सर्कल बनेंगे। अब ये भी आप ट्राई करना और ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। मैंने डिफ्रेंसिएशन वाला भी बता दिया है आपको और ये 41। सो मैक्सिमम जो चीजें हैं वो मैंने करवा दी। ओके दैट्स इट।